बट सबके यहाँ वैसे तो नहीं हो रहा होगा ना, सबके तरफ तो नेटवर्क इशू नहीं होगा। मैम बारिश हो ही रही है मैम, रांची में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैम, अभी कैमरा ऑन है। सबने ज्वाइन नहीं किया ना। जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी कुछ भी हो? नो मैम। नो प्रॉब्लम। और उससे प्रीवियस से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी इशू? रहेगा तो बताएंगे मैम। अच्छा ठीक है। बट जो भी हो ना, तो प्रीवियस में जो पढ़े हो उससे रिलेटेड टर्म्स पहले ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे ना हम लोग, तो फिर सारा प्रॉब्लम एक्युमुलेट हो जाएगा, एक बार सॉल्व करिएगा तो फिर और ज़्यादा आपके लिए भी वो हेक्टिक हो जाएगा और मेरे लिए भी हो जाएगा। चलो, इसके बाद हम लोगों को देखना है, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है। जिस तरह आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था, कॉस्ट मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, उसी तरह सारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, और उसी तरह एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इस तरह आपको दिख रहा होगा, जहाँ भी आप जो भी टर्म्स इस पूरे ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ रहे हो, सारा का सारा जो है वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन अगर बना, प्रॉफिट अगर कौन सा प्रोडक्ट बनाना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कॉस्ट मिनिमाइज हो, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे, वो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, किसको कौन सा काम असाइन किया जाए। जैसे अभी जो हम पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में, किसको कौन सा काम असाइन किया जाए, पर्टिकुलर किसको कौन सा असाइन किया जाए वो हो सकता है, या फिर किस मशीन को कौन सा काम करने के लिए दिया जाए, तो हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और हमारा। हेलो मैम, हाँ एक्सक्यूज मी बोलिए। मैम। बोलिए। मैम बोल रहे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम। अटेंडेंस ले लीजिए ना, कैमरा वैसे ऑफ रहेगा तो सही रहेगा। अच्छा ठीक है। 57। चलो हो गया जिनका भी अभी था। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है हमें उसे सॉल्व करना है। हर जगह कॉन्सेप्ट वही है, वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अपने आप अगर कॉस्ट मिनिमाइज हो गया, दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें देखना है। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या बताता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमने देखा, ट्रांसपोर्ट करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। सो असाइनमेंट में हमें क्या करना है, किस मशीन को कौन सा काम दिया जाए, या किसी पर्टिकुलर जॉब में किसको हायर किया जाए, क्या सैलरी, उसका कॉस्ट जो भी होगा वो मिनिमम हो और हमारा काम जो है वो हो जाए। ये चीज़ हम लोग देखते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में। जैसे देखो इसका टर्म्स जो यूज होगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमें वही करना है, किसको कौन सा काम असाइन किया जाए कि हमारा जो रिजल्ट हो वो इफेक्टिव हो, कॉस्ट मिनिमम हो, और ये टर्म देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे थ्योरीज तो हम लोग बाद में देखेंगे, ऐसा टर्म्स होता है वो देख लो। जैसे मान लो हमारे पास जॉब है, कुछ पर्टिकुलर जॉब है, जैसे जॉब 1 2 3 4, मान लीजिए एन जॉब्स है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब होगा, हर स्टेज का जॉब है,
और हर तरह का सैलरी भी उसका सबका अकॉर्डिंगली डिफाइन होगा। तो जो सैलरी डिफाइन कर रहे हैं, जो कॉस्ट ले रहे हैं, वो कॉस्ट फैक्टर यहाँ आपका ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स जैसा होता था, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, वैसा ही मिलेगा आपको। इस जॉब को सपोज फर्स्ट जॉब, ये पूरा जॉब का लिस्ट है आपके पास, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो इधर है नंबर ऑफ पर्सन्स जिसको आप वो जॉब दे रहे हैं। अगर फर्स्ट पर्सन, इस इंडिविजुअल को आपने फर्स्ट जॉब दे दिया, देन कॉस्ट ऑफ दैट इज दिस वन, मतलब जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो ये है। इस तरह सेकंड जो पर्सन है, अगर आपको आपने इनको जो जॉब दिया, देन आपको कॉस्ट इतना आएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सेम पोस्ट पे साइन होते हैं बट कॉस्ट डिफरेंट होता है। बट यहाँ हमारे पास जॉब का लिस्ट है, कौन सा जॉब किसका है नहीं पता, बट ये हमारे पास लिस्ट है। इसी तरह इंडिविजुअल्स का लिस्ट है, या फिर इसी तरह जॉब का ही नहीं हो सकता है मशीन का लिस्ट हो, और आप जो काम कर रहे हो उसका लिस्ट हो। मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है। असाइनमेंट में मशीन का भी काम देते हैं, कुछ पर्टिकुलर मशीन है हमारे पास और उसमें हम ये काम ऐसे करें, किस पर्टिकुलर मशीन में, कभी कोई मशीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कभी नहीं होता, तो उस तरह से जॉब हो या फिर मशीन्स हो, दोनों केसेस में हो सकता है। तो इस तरह हम अरेंज कर रहे हैं और सबका कॉस्ट फंक्शन ये हमारे पास लिखा हुआ है। कॉस्ट फंक्शन जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स होता था, एग्जैक्टली वैसा ही मैट्रिक्स आपको मिलेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम में। सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होगा बट प्रॉब्लम सेम होगा। ठीक है, मैट्रिक्स ये क्लियर होगा ना, जैसा ट्रांसपोर्टेशन है एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि ये हमें कॉस्ट भी मिल रहा है। वहाँ हमारे पास सोर्सेज होते थे, डेस्टिनेशंस होते थे, यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ जॉब्स है। मैम यहाँ जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जे जे हाँ जैसे कुछ भी नंबर, जैसे एक जे टर्म जो है ना, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिड में क्या है नहीं पता, कुछ भी नंबर है, दैट इज जे। यहाँ पे भी एक नंबर आई लिख दिया है, जैसे हम लोग CIJ लिख देते हैं ना, C1 लिख रहे हैं, दैट मीन्स ओ फर्स्ट हाँ समझ इंडिविजुअल, फर्स्ट फर्स्ट जॉब। दूसरे रो में यस हाँ रो और कॉलम को रिप्रेजेंट, jth रो ith कॉलम, सॉरी ith रो jth कॉलम। ठीक है, जिसमें आपका वही नोटेशन है CIJ दिस वन। जब आपको कुछ भी नहीं पता एग्जैक्टली नंबर, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, फोर्थ जॉब, तब आप CIJ लिखते हैं और वो इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ असाइनिंग ith जॉब टू jth इंडिविजुअल। ये काम आपने ith जो जॉब है वो jth इंडिविजुअल को दिया है। सिमिलरली XIJ, ये XIJ है हम लोगों को जब जॉब दे दिया किसी को, जैसे होता है ना, मान लो आपके पास इतना लिस्ट ऑफ जॉब है, इसमें आपने इसको जॉब दे दिया, सपोज फर्स्ट जॉब आपने इसको दे दिया, तो क्या यही जॉब इसको देंगे? है पॉसिबल? नो मैम अगर इसको दे दिया तो दोबारा तो इसको मिलेगा नहीं। तो अगर हमें XIJ है, ये वो है जिसको जॉब मिल चुका है, अगर इसका वैल्यू 1 लिख दें, दैट मीन्स XIJ का वैल्यू अगर हम 1 लिख दें, दैट मीन्स उस इंसान को जॉब मिल चुका है, और अगर उसका वैल्यू 0 रख रहे हैं, दैट मीन्स उसको वो जॉब नहीं मिला। तो अगर मान लो इसका वैल्यू हम 1 रखेंगे तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो किसी एक इंसान को, अगर फर्स्ट इंडिविजुअल की बात करें, अगर वो जॉब उसको मिल गया, इस जेथ पर्सन को ये जॉब मिल गया, तो आप 1 से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं मिला तो 0, जैसे बाइनरी नंबर में करते हैं ना, 0 1, 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस। तो वही चीज, अगर 1 है XIJ का वैल्यू, दैट मीन्स ith जॉब आर असाइन टू jth पर्सन। अगर 0 है तो उसको असाइनमेंट नहीं मिला है, दैट मीन्स उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग अनकॉमन जस्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम, चलो यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा है, हमारे पास 6 जॉब्स हैं एंड 6 इंडिविजुअल्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आपके पास ये टर्म है 1 2 3 4 5 6, 6 जॉब्स हैं, 6 पर्सन। अब जो जॉब दिया गया है, फर्स्ट जॉब थर्ड पर्सन को दिया गया है, सेकंड जॉब फर्स्ट पर्सन को दिया गया है, थर्ड जॉब सेकंड पर्सन को दिया गया है, इसी तरह फोर्थ जॉब फिफ्थ पर्सन को दिया गया है, जहाँ ये ब्रैकेट दिखा रहा है
वो एलोकेशन है, मतलब वो उनको जॉब मिला है। तो ये इसको मिला है, इस तरह इसको ये मिला है। जो फिफ्थ जॉब है, फोर्थ जॉब है वो फिफ्थ को मिला है। नेक्स्ट सिक्स्थ जॉब है वो फोर्थ इंडिविजुअल को मिला है, एंड जो फिफ्थ जॉब है वो सिक्स्थ इंडिविजुअल को मिला है। इस तरह हमारे पास ये जॉब का असाइनमेंट है। जैसे फर्स्ट को देखिए, टू अगर पर्सन को जॉब मिल चुका है तो आप लिखेंगे एलोकेशन में x1 0 0 2 ऐसा। तो x11 देखो, x11 जो है ये जॉब किसी को x11 को नहीं मिला, मतलब ये जो टर्म है फर्स्ट इंडिविजुअल को फर्स्ट जॉब नहीं मिला है। तो इसका अगर नोटेशन लिखें हम तो लिख सकते हैं x11 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको ये जॉब नहीं मिला है। जैसे हम लिख रहे थे इस केस में लिखेंगे x21 दिस टर्म, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसको ये जॉब मिल गया। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, देखिए x11 इज 0, फर्स्ट इंडिविजुअल को फर्स्ट जॉब नहीं मिला, सेकेंड इंडिविजुअल को फर्स्ट जॉब मिला है। सो x12 दिस टर्म 1, फर्स्ट इधर से आप लिखेंगे ना, सो x12 ये जो जॉब है वो सेकेंड पर्सन को मिला है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है, सिंस द फर्स्ट जॉब अलॉटेड टू द सेकेंड पर्सन। सो ये नोटेशन है। तो जितना भी जो हमारे पास ये जो रोज है, कॉलम्स जो ब्लैंक है, उसको जॉब नहीं मिला है, वैसा वैसा जो कोई कॉम्बिनेशन आया ही नहीं है, और जहाँ पे ये बॉक्सेस दिख रहा है आपको वो जॉब एलोकेशन है। इस तरह से ये जो असाइनमेंट हुआ है 6 जॉब का 6 पर्सन्स को असाइनमेंट मिला है, और ये किसी न किसी तरीके से मिला होगा कि इसी को क्यों मिला, इसको आपके पास 6 कैंडिडेट थे, आपने इसे ही जॉब दिया। तो हो सकता है यहाँ पे जो जॉब देने वाला क्राइटेरिया है क्यों दिया, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ गिविंग दिस पर्सन टू दिस जॉब वो जो है वो कम होगा, मिनिमम। हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ कॉस्ट मिनिमाइजेशन ही होता है। आइदर वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, आइदर वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का जो बाकी बढ़ रहे थे कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी हमने मेथड अप्लाई किया था सारा का सारा वही है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी आपका वही है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो मिनिमम कॉस्ट हम यहाँ पे एक्सपेंस करके कैसे एलोकेशन करते हैं, किसको क्या जॉब असाइन करते हैं, उसके बेसिस पे ये मैट्रिक्स हमें सॉल्व करना है। तो देख लो यहाँ पे जो जो टर्म 0 है, x21 यहाँ पे भी एलोकेशन नहीं हुआ है, 21 इज दिस वन, यहाँ भी कोई एलोकेशन नहीं है। तो जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट ऑल टर्म आर 0। 3-1 में जॉब हुआ है, दिस वन इज 3 and 1, सो 4-6 हमारा ये है, सॉरी दिस वन 4-6 5-4, ये आपका 6-5, ये जो टर्म है दैट ऑल आर 1, ये सारा 0। जो तो यही जहां असाइनमेंट होगा वहां 1 लिखोगे, जहां असाइनमेंट नहीं होगा वहां 0 लिखोगे। अब टोटल जब सम करेंगे, आपको पता है टोटल 6 पर्सन है, 6 जॉब्स है। तो अगर हम इन सबको सम करें, इसी को सम कर लो, दिस वन इज इसका वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5। हमारे पास एक और जॉब था जो यहाँ मिसिंग है आई थिंक। हाँ क्वेश्चन में ये मतलब बॉक्स बना के दिया हुआ रहेगा क्या हम लोगों को पहले से? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में हमें बॉक्स बना के सॉल्व करना होगा। तो जॉब कैसे एलोकेट करेंगे मैम? मतलब पहले से बताया हो कि मतलब इसको यहाँ कम पे करना। कॉस्ट दिया रहेगा, यहाँ कॉस्ट दिया रहेगा, और कॉस्ट को आपको मिनिमम रखते हुए सबको जॉब असाइन करना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में होता था ना, कॉस्ट दिया रहता था यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स, आपको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है प्रोडक्ट। एक बार बता दीजिए, कॉस्ट में बता हाँ दीजिए। बता रहे, वो भी बता रहे हैं। पैटर्न कैसा होगा पहले ये देख लो, नोटेशन क्या डालेंगे, क्योंकि कभी कभी नोटेशन वगैरह फिर बाद में यूज करने में दिक्कत होती है ना। मैम नंबर ऑफ जॉब इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा क्या, कि इंडिविजुअल ज्यादा भी हो सकता है? हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा कम होगा तो फिर से हमें वो अनबैलेंस वाला केस आ जाता है ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में होता था, अगर सोर्स स्टेशन ज्यादा हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अनबैलेंस वाला केस आ जाता था। हमें बैलेंस वाला केस अभी देखना है। अगर अनबैलेंस होता था तो उसे बैलेंस में कन्वर्ट करते थे फिर सॉल्व करते थे, तो उसी तरह हमें यहाँ भी करना होगा।
ठीक है, वही करना है हमें। जैसे देख लो, इसके लिए दो तरीका है हमारे पास, रिडक्शन थ्योरम और हंगेरियन अप्रोच। इन दोनों के थ्रू हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन दोनों मैम पीछे वाला स्लाइड में कुछ छूटा हुआ था ना, क्या शायद 5 4 हाँ है मैम। एक असाइनमेंट ना, जैसे देखो इसका अगर होगा 2 1 2 2 3 2 3 आई थिंक मिसिंग है इसमें, 2 3 और सबका करेंगे तो टोटल 6 हो यस जाएगा। मैम। मैंने कहा था ना एक मिसिंग है, क्योंकि आप इस कर रहे हो 2 3 4 और ये एक 5 हो गया, एक है जो मिसिंग है, जो यहाँ पे लिखा है इसमें लिखा हुआ है बट यहाँ नहीं लिखा है। और टोटल का सम करेंगे तो टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 जॉब है, तो टर्म सम करोगे और 1 1 1 सम करोगे तो 1 आ जाएगा, ऑब्वियसली 6 टर्म उसका 6 आ जाएगा। इसी चीज को बस थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। नंबर ऑफ जॉब जो है सम ऑफ ऑल पर्सन, सो टर्म वही टर्म आएगा, वो आप क्वेश्चन के अप्रोच में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम कब होता है, असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू मशीन, जितने लोग हैं, कौन से लोग कौन सा मशीन ऑपरेट कर सकते हैं और किसको मशीन में काम करने देने के लिए आपको कॉस्ट का मिनिमम वैल्यू यूज करना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट मिनिमम है। अब मैनेजर खुद आके अगर मशीन ऑपरेट करे तो उसका कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन से एम्प्लॉय को आपको कौन सा काम असाइन करना है वो डिपेंड करता है आप कितना कॉस्ट, मतलब कितना कॉस्ट आप यूज करने वाले हैं। मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू मशीन, किस एम्प्लॉय को कौन सा मशीन ऑपरेट करने के लिए देना है, ये भी एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है। असाइनमेंट ऑफ ऑपरेटर्स टू जॉब, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट, ये भी है किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने दिया जाए जिसका जो भी कॉस्ट मिनिमाइज रहे और इफेक्टिव भी हो। एलोकेशन ऑफ मशीन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ सेल्समैन टू डिफरेंट सेल्स एरिया, जो कि आप यूज करने वाले इंडस्ट्री में। एलोकेशन ऑफ कलर्स टू वेरियस काउंटर्स, कभी कभी होता है ना, एक कौन से जो अलग अलग कलर हैं, किसी को काम दे दिया जाता है टिकट कलेक्शन, किसी को मनी कलेक्शन का, किसी को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इस तरह से काम दिया जाना ही असाइनमेंट है। मतलब वी आर असाइनिंग सम जॉब टू सम पर्सन, उसी को हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम बोल रहे हैं। अलग अलग एरियाज है जहाँ भी आपको असाइन करना है किसी कोई पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर मशीन ऑपरेटर के, किसी ऑपरेटर को मशीन के लिए ऑपरेट करने के लिए दे दो, तो वो सब कुछ जो आएगा वो असाइनमेंट प्रॉब्लम में आएगा। इन सब में केसेस में लिखा है, इन ऑल द केसेस द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल टाइम एंड कॉस्ट, अदरवाइज मैक्सिमाइज द सेल्स एंड रिटर्न। ये दो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टाइम एंड मैक्सिमाइज द सेल्स एंड रिटर्न्स। ये दो एज अ बिजनेस हेड हमारे माइंड में होता है और हम इसी के हिसाब से सारा असाइनमेंट करते हैं। कभी कभी होता है कि आप मशीन ऑपरेटर के को दे दिए, जिसका जॉब असाइनमेंट में आप पैसे तो बहुत कम दे रहे हैं, बट हो सकता है सेल्स और रिटर्न में उसका इफेक्ट बहुत बुरा हो जाए। जैसे मान लीजिए सपोज एक्सपर्ट्स को आप काम नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी चेकिंग का काम दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को क्वालिटी चेकिंग के लिए बैठा दिया जिसको क्वालिटी का बहुत कुछ आइडिया ना हो सकता है आपका जो आपने जो जॉब असाइनमेंट किया है वो उसका कॉस्ट कम हो जाए, बट इफेक्टिवनेस जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दो चीज देखते हैं, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टाइम एंड मैक्सिमाइज द सेल्स एंड रिटर्न। ठीक है, सो ये चीज हमें पूरा देखना है। असाइनमेंट अब देखो इसमें हम लोगों ने देखा क्या है, हमारे पास क्या नेचर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम होगा, वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आपका ये कॉस्ट मैट्रिक्स आ जाता है, कॉस्ट असाइनमेंट आ जाता है, एक्सआई ये जो आप रेफरेंस जो दे रहे हैं कौन से पर्सन को, फर्स्ट जॉब, वो फिर आपका ये टर्म है। यही चीज कॉस्ट मैट्रिक्स कैसा होगा तो कैसे असाइनमेंट होगा, क्योंकि एक जॉब दो पर्सन को नहीं असाइन होगा, तो जब भी बनेगा ये तो हमेशा एक
जैसे ये देखो, इसमें एक चीज और नोटिस कर सकते हो, उस पूरे रो में एक ही बॉक्स मिलेगा, इस पूरे रो में और इस पूरे कॉलम में। इस पूरे रो और इस पूरे कॉलम में आपको एक ही बॉक्स मिलेगा, क्योंकि आपने एक जॉब सिर्फ एक इंसान को असाइन किया है। तो ऐसा जब भी मैट्रिक्स आएगा, अगर इस तरह का मैट्रिक्स मिल जाए, तब समझ लो असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको दिख सकता है कि यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिखेंगे, तो एक ही जॉब है वो 2 लोगों को मिल गया। तो वैसे केसेस में असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब आपको उसको और रिड्यूस करना पड़ेगा और सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह का आंसर जो है फाइनल ये ऐसा होगा। 2 मेथड है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, बाय रिडक्शन थ्योरम एंड बाय हंगेरियन अप्रोच, बेसिक सॉल्यूशन के लिए। Assignment problem is a variation of transportation problem with 2 characteristics. Cost matrix is a square matrix. The optimal solution for the problem would always be such that there would be only one assignment in the given row or column of the cost matrix. जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक तो आपका सेम होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में हमारे पास होता था कॉस्ट मैट्रिक्स होता था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे मिल रहा है। वहां हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स जो होता था वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता था। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है हमें जो भी मिलेगा, तो आपको ये याद होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम जब असाइनमेंट करते थे तो कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन आते थे हमारे पास जहाँ एक ही, अगर आप ये असाइनमेंट ले लें ट्रांसपोर्टेशन के केस में, तो एक एलोकेशन यहाँ हो रहा है और एक एलोकेशन मान लो यहाँ भी होता था। दूसरे केस में इसमें भी हो सकता था, बट यहाँ पे एक रो और एक कॉलम में सिर्फ एक असाइनमेंट होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे जब असाइनमेंट होगा तो एक में एक ही असाइनमेंट होगा, एक रो में एक ही असाइनमेंट होगा, एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट होगा। बट हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता था। एप्लीकेशन हमने देख लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो हम बाद में देखेंगे हम लोग। अब देखो, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होगा वो 2 तरह का, जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में होता था बैलेंस और अनबैलेंस। अगर बैलेंस है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होगा। नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होने का मतलब, अभी जस्ट जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, 6 जॉब्स 6 पर्सन्स क्या थे, इक्वल नंबर था। तो वैसे केसेस अगर हैं तो उसको बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलेंगे। इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम और इफ द गिवन प्रॉब्लम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस केस में हमेशा बैलेंस होगा। अगर प्रॉब्लम में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, या फिर बोलो कि जो आपका जॉब्स है या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो ज्यादा या कम है ऐसा, देन इन दैट केस वो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। लेकिन फिर से आपको अगर प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंस अगर सॉल्व करना है, देन क्या है, ऐड डमी रो और डमी कॉलम, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन में भी करते थे, एज रिक्वायर्ड, सो दैट द मैट्रिक्स बिकम अ स्क्वायर मैट्रिक्स और बैलेंस्ड वन। मतलब अगर अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो या अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, हम उसे एक डमी रो और वेरिएबल ऐड या सब्सट्रैक्ट ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन तो नहीं करना, ऐड, उसके बाद उसको बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उससे सॉल्व करेंगे। बिना बैलेंस्ड बनाए हम सॉल्व नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को, आइदर वो ट्रांसपोर्टेशन हो, असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक बैलेंस नहीं होगा कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर जॉब ज्यादा है तब आप अगर उस केस में ये जो चार्ट बनाएंगे वाला, ये कभी ऐसा बनेगा ही नहीं। एक असाइनमेंट एक रो और एक कॉलम में नहीं आएगा अगर अनबैलेंस्ड होगा, तो कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि आपको ज्यादा जो लोग हैं तो जॉब अगर दे रहे हैं, या फिर जॉब ज्यादा है तो 2 लोगों को आप एक ही जॉब देंगे, या फिर तो उस केस में क्या करने वाले हैं, अनबैलेंस वाला केस तो आना ही है।
अनबैलेंस होगा तो ये सॉल्यूशन कभी पॉसिबल नहीं है, और सॉल्यूशन हमें मिलेगा तो हमें इसी फॉर्म में मिलना है। एक जो एलोकेशन है, एक असाइनमेंट पूरे रो में एक ही होगा, पूरे कॉलम में एक ही होगा, तो ये हमें नहीं मिलता है। तो अनबैलेंस को हमें पहले बैलेंस बनाना होगा, इन दैट केस हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलो अब इस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले। मैथमेटिकल मॉडलिंग तो कॉस्टिंग वही है, बट ये बाद में करते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, तो जो पढ़े हैं वो शायद क्लियर हो जाए, फिर दिन आगे बढ़ेंगे। देखिए रिडक्शन है हमारे पास, एग्जांपल कुछ ऐसा होगा। नंबर ऑफ पर्सन्स 4, 1 2 3 4। टास्क दिया गया है जो भी ABCD, ये भी आपका है 4 पर्सन्स 4 टास्क। अब आपको ऐसे करना है इसका एलोकेशन, मतलब कॉस्ट मिनिमाइज हो और हमारा असाइनमेंट हर किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर जॉब मिल जाए और कॉस्ट मिनिमाइज रहे। इस केस में क्या करते हैं, हमें रिडक्शन करना होता है वैल्यूज का। तो जो रिडक्शन होगा आइदर आप रो वाइज कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज करेंगे, दोनों करके यहाँ बताया है। जब रो वाइज करोगे तो आप रो में से, इस पूरे रो में से पहले सेलेक्ट करो रो वाइज कर रहे हो या कॉलम वाइज कर रहे हो। जब रो वाइज करोगे तो यहाँ से एक रो उठाओ, रो का जो मिनिमम वैल्यू है वो सेलेक्ट करो। 10, 12, 19 एंड 11 मिनिमम वैल्यू कौन सा है, दिस 10। 10 में से इस वैल्यू को घटा दीजिए, जो वैल्यू ये खुद है वो नंबर सारे रो में से घटाना है। मतलब 10 minus 10 that is 0, 10 minus 12, sorry 12 minus 10 that is 2, 19 minus 10 that is 9, 11 minus 10 1। फर्स्ट रो का हमने एलिमिनेशन कर दिया। नेक्स्ट में क्या करना है, सेकेंड रो लीजिए, इस रो में से जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 5 को सारे नंबर से घटाओ। सो 5 minus 5 is 0, जो नंबर है उसको उससे घटाएंगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे का टर्म आ गया 2, 8 में से अगर घटाओगे तो ऑब्वियसली 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 12, 14, 13 एंड 11 है, द मिनिमम इज 11। सो 12 minus 11 that is 1, 14 minus 11 that is 3, 13 minus 11 that is 2, 11 minus 11 that is 0। नेक्स्ट आइए 8, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 8 है, सो 8 minus 8 0, 15 minus 8 7, 11 minus 8 that is 3 and 9 minus 8 is 1। ये हमें मिल गया, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, जो आपने रो वाइज ऑपरेशन किया है उसी को कॉलम वाइज कर लो। जो ऑपरेशन आपने रो वाइज यहाँ से यहाँ आने में किया है, अब उसी को कॉलम वाइज करना है। कॉलम वाइज करना है तो हमें क्या करना होगा, इस कॉलम को लो, इस कॉलम को ले सकते हैं आप। इस कॉलम को लेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे तो इस पे कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। घटा के देख लो, 0 minus 0, 0 minus 0, 1 minus 0 एंड 0 minus 0, सो दैट इज 0। नेक्स्ट में आइए इस कॉलम में, इस कॉलम में आप मिनिमम वैल्यू लेंगे दैट इज 2, सो 2 minus 2 दैट इज 0, यहाँ पे आया है देखिए। 5 minus 2 that is 3, 3 minus 2 that is 1, 7 minus 2 that is 5, ये कॉलम। नेक्स्ट में आइए, यहाँ से मिनिमम वैल्यू दैट इज 2 और मिनिमम यहाँ 2 है, तो 2 minus 2 एक कोई भी लो, एक ही बात है, 0 0, 9 minus 2 that is 7, 3 minus 2 that is 1। फिर यहाँ से अगर मिनिमम लेंगे तो यहाँ भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज 0। तो 0 को बाकी टर्म से घटाने वाले हैं तो कुछ भी इम्पैक्ट तो पड़ने नहीं वाला, यही होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें असाइनमेंट का प्रॉब्लम मतलब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। जहां पे 0 है और अब हमें क्या करना है, 0 का सिलेक्शन करना है, और ऐसे 0 का सिलेक्शन करना है, एक यहाँ पे भी मिसिंग है, 0 का सिलेक्शन करना है जो पूरे रो और पूरे कॉलम में सिंगल 0 हो।
तो जैसे देखिए जहां पे 2 0 दिख रहा है उसको पहले छोड़ दो, जहां पे पूरे रो में अगर रो और कॉलम में 1 0 दिख रहा है, जैसे देखिए इस पूरे रो में आपने रो लिया, पहले 0 को एज अ सेंटर मान लो, जहां भी 0 दिखे उसको सेंटर मान लो। इस सेंटर से आप रो वाइज और कॉलम वाइज जाओ। इस सेंटर से जब आप रो वाइज और कॉलम वाइज जा रहे हो तो इस रो में 2 0 दिख रहा है, बट इस कॉलम में 1 ही 0 है, तो उस 0 को ब्रैकेट में कर दीजिए। कब करना है? जब पूरे रो में और कॉलम में जहां 1 0 दिखे। यहाँ पे आपको 2 0 रो वाइज दिख रहा है, बट कॉलम में ये सिंगल 0 है। नेक्स्ट में आइए, इस रो में और इस कॉलम में आपको 0 असाइन करना है। इसी तरह थर्ड, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ज्यादा है, अब इस रो में ये 0 मिल गया। यहाँ देखो, यहाँ जब रो वाइज जाओगे और कॉलम वाइज जाओगे तो दोनों में आपको 2 0 दिख रहा है। यहाँ पे रो वाइज 0 और 0, ये भी है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस केस में सॉल्यूशन निकालना आसान है। नेक्स्ट में यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना आसान है, बिकॉज इस पूरे रो में 1 ही 0 है, भले कॉलम में 3 0 मिल जाए आपको, इस पूरे रो में 1 ही 0 है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो टर्म है, ये पूरे कॉलम में 1 0, एक ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास। एक पूरे कॉलम में ये 0 है और पूरे रो में 1 से ज्यादा 0 है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स मिल रहा है, यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है हमने इसे इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि अगर हम ये इसे सेलेक्ट कर लेंगे ना तो हम ये सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें ऐसा जरूर ढूंढना है जो रो में और कॉलम में 1 मिले। जैसे देखिए इस केस में यहाँ पे ये असाइनमेंट होगा पहले, ये असाइनमेंट यहाँ पे मिसप्रिंट है जो नहीं हो पाया, यहाँ पे ये असाइनमेंट पहले होगा। ये कर लोगे, ये करोगे, नो डाउट ये पहले कर सकते हैं, ये थर्ड यहाँ करेंगे। देन जो ऑप्शन बच जाता है लास्ट ऑप्शन, तब आप यहाँ असाइन कर रहे हो। फर्स्ट ये कर दिया, ये कर देंगे बिकॉज इस पूरे कॉलम में 1 ही 0 है, इस पूरे रो में 1 ही 0 है, तो ये 3 असाइनमेंट हो गया। ये हमारे पास ऑप्शनल है, चूंकि हमने ये यहाँ कर दिया है तो ये जो होगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन और कोई नहीं बचता, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब जहां जहां जिस कॉलम में जिस ब्लॉक में 0 है वो आप कंपेयर करके देखें, वही आपका कॉस्ट है। जैसे देखो यहाँ पे 0 है, कॉस्ट मैट्रिक्स में आइए तो ये दिस 12 इज द आंसर। सो फर्स्ट असाइनमेंट आपने जो जॉब दिया है दैट इज ए टू सेकेंड पर्सन, फर्स्ट वाला जो टास्क है वो सेकेंड पर्सन को दिया और उसका जो कॉस्ट आया है दैट इज 12। ये दूसरे केस में आओ, हमारे पास ये टर्म है, सो बी, सॉरी पहले बी देख लो, बी क्या है, बी इज 7, दिस टर्म इज 7। नेक्स्ट आपका सी जो मिला है वो किसको मिला है, यहाँ पे फोर्थ दैट इज 11, ये वाला जो यहाँ मैंने आपको बताया, जो बाय मिस्टेक यहाँ पे बॉक्स नहीं बना हुआ है। सो दिस इज 11। नेक्स्ट जो है वो ये होगा, तो वो आपका 8 है। सो ये इसका कॉस्ट है और सारे कॉस्ट को ऐड कर दिया गया, दैट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, और ये मिनिमाइज्ड कॉस्ट है। इस पूरे ब्लॉक में कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, कुछ भी डाउटफुल लग रहा है तो। मैम हम लोग कॉस्ट के बेसिस पर तो कर दिया, लेकिन अगर वो पर्सन उस जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे मैम? नहीं, एलिजिबल है तब हम यहाँ दे रहे हैं टास्क, वो एलिजिबिलिटी का है ना, वो पहले से हमारे पास ये ऑप्शंस है, हम इन सबको जॉब दे सकते हैं, ये हमारे पास है अवेलेबल, उसके बाद हम कर रहे हैं। ठीक है, तब कर यस मैम। है ना। जैसे आपके पास, आपको पता होता है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसको क्या असाइन कर सकते हैं, तो वो मैम दिया रहता है। हाँ मैम C4 को C3 को क्यों छोड़ेंगे और CB को क्यों लेंगे? दोनों का तो मतलब जो वेटेज है दोनों यहाँ का। पे इस केस में हाँ, बोल रहे हैं, देखो पहले मैंने क्या कहा,
पहले पूरे रो में सबसे पहले आप अपना कंसंट्रेशन, मैंने बोला ना, जितना भी जीरो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आपको इधर दिखेगा इधर दिखेगा। अब इसमें इस रो में भी 2 जीरो दिख रहा है, इस कॉलम में भी 3 जीरो दिख रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे। और सबसे पहले सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको बिना कंफ्यूजन और बिना डाउट के क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि सबसे पहले वैसा जीरो ढूंढो जिसके पूरे रो और कॉलम में कोई और जीरो ना हो, पहले वो ढूंढो। जैसे इस कॉलम में कोई और जीरो ना मिले, जैसे देखो इसको हम सबसे पहले ढूंढ सकते हैं। क्यों? कि हमारे पास रो में तो और जीरो है बट कॉलम में और जीरो नहीं है। कॉलम में और जीरो नहीं है मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि आप चूज करें इसे, इसको ही चूज करना आपका ऑप्शन है। दूसरे केस देखिए, इस कॉलम में आ जाइए। मैंने आपको पहले इसका एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि इस पूरे कॉलम में इसके सिवा कोई जीरो ही नहीं है, तो यहाँ यस मैम, वो सब समझ में आ गया। जो C3 है, या जो जो जीरो के जो नीचे वाला है, तो ये दोनों का वेटेज, हाँ, जैसे डबल जीरो इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ तो दोनों का वेटेज तो सेम ही है, क्योंकि हाँ एक में भी हाँ रो में ये डबल कर जीरो है, सकते हैं इसमें भी रो में डबल जीरो है, क्योंकि इसमें वही भी चीज देखो, जब यहाँ तुम पहले से असाइन कर चुके हो, मैंने आंसर में क्या कहा था कि एक जॉब 2 लोगों को नहीं दिया जा सकता। तो अगर ये असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो इस रो को तुम नहीं ले सकते। जब इस रो को नहीं लोगे तो आप क्या करोगे? यही बचे ना जहां, यस मैम, यस। इसलिए पहले हम ऐसा करेंगे। तो पहले हमें वैसा जीरो ढूंढना है जहां कॉलम और रो में वो अकेले हो बस, और कोई जीरो हो ही ना। तो आपको ये डेफिनेट रहेंगे, आप श्योर रहेंगे कि आपको ये असाइनमेंट करना ही है। मैम हाँ मैम जब सारे एलिजिबल है तो सबका कॉस्ट बराबर होना चाहिए, तो ये इक्वल है, तो इक्वल ये तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ना मैम, हाँ एम्प्लॉय ये के करता क्वालिटी पे। है, बट यहाँ हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही जॉब अलग अलग लोगों को अलग अलग सैलरी पे देते हो। ऐसा होता है ना, किसी की सैलरी डिफरेंट होती है, एक ही काम कर रहे हैं बट सीनियरिटी के अकॉर्डिंग या फिर कुछ और टर्म के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। घट जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत हानि पहुंचेगा अगर उसका क्वालिटी घट जाएगा तो। क्वालिटी घट जाए तो फिर वही बात है ना, 2 ऑब्जेक्टिव है यहाँ जो अभी सॉल्व कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट। आपका वो भी केस हो सकता है, मैंने कहा ना, जो वो केस होता है ना, तो उसमें आपका जैसे एक प्रॉब्लम था, आपको यहाँ मैंने एग्जांपल में लिखा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ये जो टर्म था, द ऑब्जेक्टिव इज टाइम कॉस्ट और मैक्सिमाइज द सेल्स एंड रिटर्न। ये 2 है हमारे पास, या तो मैक्सिमाइज करना है हमें सेल और रिटर्न को, या तो मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। हमारे पास यही 2 ऑप्शन होते हैं। तो आपको मैक्सिमाइज करना है सेल्स और रिटर्न को, तो आप ये मैंने कहा था ना, आपको ये बात पहले ही कही थी। जब अभी जो हम टास्क देख रहे हैं ना असाइनमेंट वाला, उसमें बेसिकली हम देते हैं कि कॉस्ट मिनिमाइज कैसे करें। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ऐसे भी है कि हम मैक्सिमाइज करें, कैसे करें, इफिशियंसी कैसे बढ़ाएं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना टास्क है, वो भी करेगी वो। बट यहाँ देख रही है वी हैव टू मिनिमाइज। अभी तक जो पढ़ रहे हो ना, हर जगह देखो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक यूज करेंगे वो। जैसे क्वालिटी कंट्रोल, कभी कभी होता है ना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल की भी टेक्निक होती है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये भी यूज होता है, क्वालिटी कैसे इनहेंस किया जाए, और क्वालिटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए वो क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक और क्वालिटी कंट्रोल का एक टीम होता है, वो काम करता है। इस प्रॉब्लम में रो बाय रो क्यों घटाना है? मिनिमम से और कॉलम से क्यों घटाना जरूरी है क्या? इसमें तो डायरेक्ट ये जो देखो मिनिमम से घटाने से क्या हो रहा है ना, जीरो असाइन हो रहा है। जहां जहां जीरो असाइन हो रहा है वही बता रहा है कि मिनिमम कॉस्ट है इतना वैल्यू। विदाउट जीरो असाइन किए हुए पता नहीं चलेगा। कर सकते हैं, लेकिन हमको ये देखिए, तो बिना रो का कॉलम कैसे बनेगा? जैसे सुनो, पहले ध्यान से सुनो, लॉजिकली अगर समझो तो इस पूरे रो में आप मिनिमम वैल्यू को सबसे घटा रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस देख रहे हैं, कितना मनी का डिफरेंस है, देख रहे हैं या नहीं। जो मिनिमम सैलरी होगी पूरे
एक सपोज ये काम करने वाले इतने जो लोग हैं, सबका सपोज 10,000, 12,000, 19,000, 11,000 ऐसा कुछ सैलरी है। अब सबसे कम ये ले रहा है 10,000, अब इस 10,000 को सबसे घटा दो, घटा रहे हो तो क्या आ रहा है, ज्यादा बाकी लोग ले रहा है, ये है ना सैलरी, कितने ज्यादा दे रहे हो, कितना ज्यादा आप पे कर रहे हो बाकी लोगों को। तो अब जो जीरो वाला टर्म है वो क्या बता रहा है, मिनिमम सैलरी, इसलिए हम घटा रहे हैं। और यही चीज जब हम पर्सन के लिए किए और यही चीज हम अलग अलग टास्क के लिए कर रहे हैं, रो वाइज किया तो हमें कौन मिनिमम सैलरी ले रहा है ये देख रहे हैं। जब हम कॉलम वाइज कर रहे हैं तो ये क्या देख रहे हैं, कौन सा टास्क कौन है वो मिनिमम पैसे में करने वाला है, होने वाला है, किसमें सबसे कम कॉस्ट लगने वाला है, कौन से टास्क को कवर करने में कितना कम कॉस्ट हमें पड़ने वाला है। तो ये हम कॉलम वाइज देख रहे हैं, और रो और कॉलम वाइज दोनों कर लिए तो हमें दोनों तरफ से मिनिमम वैल्यू मिल गया। और जीरो जहां जहां है वहां पे मिनिमम वैल्यू है हर केस में, लेकिन हमें वो कॉम्बिनेशन लेना है जहां पे आप एक जॉब एक असाइन करो और सबको जॉब मिल भी जाए और आपका सारा असाइनमेंट भी फुलफिल हो जाए, मतलब सारा आप टास्क भी कवर कर लो। ये लॉजिकली कनेक्टेड। सारा जो घटा रहे हो वो क्या बता रहा है, जीरो जो है वो क्या बता रहा है, मिनिमम कॉस्ट है या नहीं, बताइए इस चीज को जो आप घटा रहे हैं। मैम आपने बोला था कि जो जीरो लगेगा उसको नॉट असाइंड, उसको वर्क के लिए असाइन ही नहीं किया गया, तो फिर आप उनका जीरो जिसका है तो आप उसको असाइन करके जोड़ दे रहे हैं। अरे ये कब कहा मैंने कि जीरो है उसको असाइन नहीं कर रहे हैं, जीरो जहां हो रहा है उसी को असाइन कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ बताया ना, यहाँ जीरो ये जो है तो ये कॉस्ट है 12। स्टार्टिंग में 1 और 0 बताए थे ना, स्टार्टिंग में 1 0। अच्छा वो नोटेशन है ना, वो नोटेशन है, वो अलग चीज बता रहा है। यहाँ कॉस्ट के टर्म में आप रिलेशन ले रहे हो, ये जो है वो कॉस्ट के टर्म में है। यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आप x, यहाँ पे ये बोलेंगे x, इस टर्म को अगर हम x के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो x1, दिस इज 1, x1 2 को असाइन किया गया है, दैट इज इक्वल टू 1। वो अलग न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे दो टर्म था, ध्यान से देखो, दैट इज CIJ, हमारे पास दो टर्म था, x12 इंडिविजुअल को जॉब दिया गया है या नहीं, ये टर्म है। तो अगर दिया गया है तो 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं दिया गया है तो 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो टर्म बता रहा है, और जो फैक्टर आप मैट्रिक्स से सॉल्व करके ला रहे हैं वो कॉस्ट फैक्टर को बता रहा है, वो CIJ बता रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में याद है ना, C था वो क्या था, कॉस्ट था, और x11 नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे थे, कितना यूनिट आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं वो। तो x12 है, दैट इज दैट नंबर, इनको ये जॉब असाइन किया गया है, सो आप 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट मैट्रिक्स में ये बता रहा है, इसको इस लॉजिक से समझिए ना, सबसे ज्यादा आसान है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। सबकी सैलरी 10,000, 12,000, 19,000, 11,000 ऐसे कुछ है। अब इसमें से सबको 10,000 से घटा दिए, मिनिमम सैलरी ये है, तो ये तो मिनिमम 0 दे दिया। बाकी की सैलरी 2,000 ज्यादा है, इसका 9,000 ज्यादा है, इसका 1,000 ज्यादा है, सब ये डिफरेंस दिखा रहे हैं। हम मिनिमम पैसे में कौन काम कर रहा है, ये वो बता रहे हैं। फिर इसी चीज को मिनिमम पैसे में ये काम कर रहा है, और साथ में ये देख रहे हैं हम इधर से जब कॉलम वाइज घटा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि कौन सा काम सबसे कम में हो रहा है। तो कॉलम वाइज जब हम घटाते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा काम सबसे कम में हो रहा है, और दोनों में जो मिनिमम मिल जाए हमें वो सॉल्यूशन मिल रहा है, और वो 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो 0 है दैट इज कॉस्ट फैक्टर, वहां जो 0 था वो असाइनमेंट और नॉन असाइनमेंट की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर 0 की बात करोगे ना, ये असाइनमेंट कॉस्ट जोड़ दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 1, x11 इज इक्वल टू 0, x12 इज इक्वल टू 1, x यहाँ पे अगर लिखे 2 1 इज इक्वल टू 0, 2 2 इज इक्वल टू 0, 2 3 इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं नीरज? यस मैम। ये चीज बता रहा है। मेरी B3 का 0 A3 पर है, A3 पर 0 रहता है क्या होता? हाँ, A3 पर A3 का 0 A3 पर 0 होता तो फिर क्या होता? इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 रहता था।
7 टर्म? चला था और बी हाँ का तो चला। यहाँ पे 0 रहता तब भी यही होता, क्योंकि देखिए इसमें आप ये एक असाइनमेंट कर रहे हैं, एक असाइनमेंट तो करेंगे ना किसी में। जैसे इसमें असाइनमेंट कर दिया, इसमें असाइनमेंट कर दिया, यहाँ 0 है, तो आप आइदर ये लेंगे या ये लेंगे, यही ऑप्शन है आपके पास ना। अगर यहाँ 0 रहेगा तो तब आप चेंज करके ले सकते हो, इधर ये यहाँ नहीं, यहाँ स्विच नहीं कर सकते ना, यहाँ पे स्विच नहीं करोगे, यहाँ से नीचे नहीं आ सकते क्योंकि आपको 0 ही चाहिए। और यहाँ 0 अगर है भी तो आपके पास ये ऑलरेडी असाइंड है, ये ऑलरेडी असाइंड है, तो यही बच गया ना। समझे? मैम मेरे कहने का मतलब समझ नहीं, C3 पर 0 सही है, C3 पे 0, C3 मीन्स आप इसकी बात कर रहे हैं। B3 पर 7 हो जाए, A3 पर 0 हो जाए, तो फिर हम कैसे लेंगे इसमें? अच्छा, यहाँ पे 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, तब ये मतलब रिप्लेस हो जाए, इन दोनों की बात कर रहे हैं ना। तब उसका नोटेशन कहाँ करेंगे? अच्छा, इसका रिप्लेसमेंट अगर हो जाता है, इसका अगर रिप्लेसमेंट होगा तो ये ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, इस रो में से हमारे पास, इस रो में से हमारे पास यही अगर ऑप्शन बचता है, जैसे यहाँ पे 7 बोल रहे हो तो यहाँ पे लोकेशन ये होगा, बट ये लोकेशन भी हम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो ये भी एलोकेशन नहीं होगा। अगर ये एलोकेशन नहीं होगा तो आप इन सब में से, इन तीनों में से कोई एक, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है तो यही लोगे, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन, तब वैसा टर्म तो ऐसे आएगा ही नहीं कि सब में 0 हो जाए, लेकिन एक से ज्यादा 0 होगा तब आ सकता है। जैसे देखो इसको अगर, वैसे कैसे आएंगे ही नहीं क्योंकि आपका ये तीनों 0 बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट का एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, ये एक असाइनमेंट हो चुका है, दूसरा असाइनमेंट ये हो चुका है, 7 यहाँ अगर कर दें तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, तो इसमें से 7 अगर आ रहा है तो 0 असाइनमेंट यहाँ करना पड़ेगा हमें, और ये असाइनमेंट भी हम नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी असाइंड है, तो इसमें फिर असाइनमेंट होगा ही नहीं, सिर्फ आपको यहाँ असाइनमेंट देना होगा, इन तीनों में से कोई एक में दोगे, और यहाँ 0 ऑलरेडी है, इसमें 0 नहीं है, तो ये असाइनमेंट यहीं फिक्स रहेगा, फिर आपको कुछ और टर्म चेंज करके, मतलब कुछ ऐसा टर्म लाना होगा जिससे वो सॉल्व होकर दूसरा टर्म आ जाए, नहीं तो ऐसे ही मिलेगा आपको। इसमें डमी यूज नहीं कर सकते हैं, जब नहीं है तो फिर इसमें एक्स्ट्रा कॉलम बना के, रो और कॉलम। एक्स्ट्रा कॉलम हम सिर्फ उसके लिए सॉल्व करते हैं ना, जब हमें अनबैलेंस्ड मिले तब। डमी यूज वैसे नहीं करेंगे ना, डमी तब यूज करेंगे जब हमें अनबैलेंस प्रॉब्लम मिलेगा, तब अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम मिलेगा तब हम डमी यूज कर सकते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते। आप एक क्वेश्चन देखिएगा तो इससे बना के, अभी ये सॉल्व करके देखिए तो सेम ही है, 1 मिनट, कॉलम रिडक्शन, अच्छा इसका तो सेम ही है आपका। देखो इसी क्वेश्चन को ना मिनिमम कॉस्ट हमें सॉल्व करने के लिए बताया है, रिडक्शन पहले रो वाइज रिडक्शन, स्टेप वाइज सारा किया हुआ है, कॉलम वाइज रिडक्शन, असाइनमेंट जो आपका टर्म है वही, और जॉब असाइनमेंट का जो टोटल कॉस्ट है, इस तरह से एक प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करके देखना रिजल्ट वैसा आता है या नहीं। करके देख सकते हो असाइनमेंट प्रॉब्लम का। इसका पीडीएफ दे दीजिएगा मैम। अच्छा ठीक है, इस पीडीएफ में मैंने आपको अभी एक चीज़ नहीं डिस्कस किया है, वो होगा तो नेक्स्ट डे कर देती हूँ। ये जो ये वाला टर्म तो खैर कॉस्ट असाइनमेंट, ये तो आप वैसे ही कर रहे हैं, ये मुझे बताना है, ये वाला पेज जो है, ये दो, एक थ्योरम और ये सॉल्यूशन आपका उसी पे बेस्ड होगा। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा सप्लाई वाला पोर्शन और डिमांड वाला पोर्शन अगर कॉस्ट मैट्रिक्स से हटा दो ना, जो आप ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हो, उसी को इस पे अप्लाई करके देखना तो क्या रिजल्ट आता है। पीडीएफ में शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है, करके देखना आप क्या आ रहा है आंसर, क्या चेंजेस दिख रहा है। सप्लाई और डिमांड का रो डिलीट कर दीजिएगा, कॉस्ट मैट्रिक्स जो होगा सिर्फ उसको सॉल्व करना है, ठीक है।
अच्छा, मुझे एक कंफर्म करना था, आप लोगों का मुझे मार्क क्यों लेना है, कैसे ले लूँ बताइए तो।